मेरा सवाल ये है कि ये भारी भरकम जो कैबिनेट फेरबदल हुआ है, इसकी जी परिभाषा अगर समझना चाहे, इसका अर्थ अगर समझना चाहें तो कैसे? देखिए, ये परिवर्तन बिल्कुल एक अलग प्रकार का परिवर्तन है। अमूमन जो इससे पहले मंत्रिमंडल के विस्तार होते रहे हैं, ये उस तरह का नहीं है। इस मंत्रिमंडल विस्तार को आप इस रूप में देखिए कि पहली बार विस्तार के बाद सरकार ने स्वयं एक सूची जारी की, जिसमें उसने कहा कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी संख्या एससीज की है, इतनी संख्या एसटीज की है, इतनी संख्या ओबीसीज की है, ये संख्या ट्राइबल्स की है, ये संख्या अल्पसंख्यकों की है। मैं उन संख्या के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन उन संख्याओं को जोड़िए अगर आप, तो वो पूरी की पूरी संख्या लगभग 74% जाती है। यानी भारत में जो आरक्षण का संवैधानिक ढांचा है, उस ढांचे को भी इस विस्तार ने अलग किया हुआ है। इस विस्तार से संविधान के ढांचे का कोई लेना देना नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा सरकार ने क्यों किया है, इसके पीछे के क्या कारण है कि पहली बार भारत की सरकार जब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है, तो वो जातिगत आधार पर पूरी तौर पर एक ढांचा देश के सामने प्रस्तुत करके कह रही है कि इतने प्रतिशत ये, इतने प्रतिशत ये, इतने प्रतिशत ये, इतने प्रतिशत ये। और संवैधानिक ढांचा जो आरक्षण का कहता है, वो ये कहता है कि 50% से अधिक आरक्षण हमें नहीं देना है। तो यदि इस पे बहस होने लगेगी, तो ये बहस अपने आप अलग ढंग की अलग दिशा में लेके जाएगी, और इस पे बहस होगी आने वाले दिनों में। अब रहा सवाल कि मंत्रिमंडल का इतने माथापच्ची के बाद जो विस्तार हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश से 7 लोगों को लिया गया, बाकी 28 प्रदेशों का एक अलग जाति का समुदाय का रिप्रेजेंटेशन है, 12 प्रदेशों का अलग जाति का रिप्रेजेंटेशन है, 8 प्रदेशों का अलग जाति का रिप्रेजेंटेशन है। तो इस पूरे के पूरे ढांचे पर अभी तक भारत में कोई चिंतन बना नहीं था। इसके बारे में, मतलब इसको ट्रेडिशनल विस्तार हम नहीं कहेंगे। ये जो सामान्य तौर पर मंत्रिमंडलों का विस्तार होता रहा है, कहीं से नेता लिए गए, मंत्रिमंडल में रखे गए, क्योंकि इस विस्तार के साथ ही 9-10 मंत्री जो है बाहर किए गए हैं पुराने मंत्रिमंडल से, और उनका कोई आधार ऐसा नहीं बताया गया। कुछ उम्र के कारण किए गए, कहा गया कि उनकी उम्र 70 से ऊपर हो गई, कोई 73 साल का था, कोई 71 साल का था, कोई 72 साल का था। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन तो 66 वर्ष के थे, उनको भी बाहर किया गया। डॉक्टर रविशंकर प्रसाद जी, अगर जातिगत समीकरण भी देखा जाए, तो कायस्थों के समुदाय का एकमात्र प्रतिनिधित्व रविशंकर प्रसाद जी का था, वो प्रतिनिधित्व भी बाहर हो गया। अब कायस्थ लोग आज चिल्ला रहे हैं भाई हमारा कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। तो इस पूरे के पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को ठीक से समझने के लिए अभी इसको ठीक से इस पर चिंतन करना पड़ेगा, जो लोग बाहर के लोग हैं, क्योंकि हम सरकार में नहीं हैं, और सरकार की चिंता, सरकार का चिंतन, सरकार की दृष्टि इस पूरे विस्तार को लेकर क्या रहा होगा, क्यों, कौन सा चेहरा किस आधार पर लाया गया होगा, इस बारे में हम अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सकते। मोटा मोटी तौर पर जो पत्रकारी टिप्पणियां चल रही हैं, उन टिप्पणियों में मैं कोई जान, कोई प्राण नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि हम पत्रकारिता के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हमें पता चलता है कि कौन कौन चेहरे आने वाले हैं। उसके पहले जितने कयास लगाए जाते हैं। जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे एक सवाल ले लें, फिर आपके पास आएंगे। राजीव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, आवाज पहुंच रही है जी, बताएं। मैंने संजय तिवारी जी से जाना है कि मंत्रिमंडल जो विस्तार, जो फेरबदल हुआ है, इसके मायने क्या है। उन्होंने थोड़ा हद तक बताया है मुझे, जातिगत समीकरण साधने की कोशिश, राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश। मैं आपके साथ सवाल सीधे उन 5 मंत्रालय को लेकर आ रहा हूँ जिनमें कोरोना काल में बहुत ज्यादा संकट रहा है। सबसे पहला अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई जिम्मेदारी, नए कंधों पर और नया चेहरा, किस तरह की चुनौतियां रहने वाली हैं, आपको क्या लगता है? ये मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है दूसरी मोदी जी की दूसरी पारी में, ये बहुत एक साहसिक पहल है। ऐसा पहली बार देखा गया है, मुझे लगता है कि देश की आज़ादी के बाद ऐसे पहली बार हुआ है कि इस तरह कई बड़े चेहरों को बाहर करके और कई नए मंत्री, नए टीम बनाए गया। तो इसको मुझे लगता है कि एक साहसिक पहल है, और इसमें एक चीज मैं बधाई देना चाहूंगा
नई सरकार को कि पहली बार इतना तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी महिलाओं का प्रतिनिधि आज के डेट में 9 महिलाएं हमारे मंत्रिमंडल में हैं, तो इसको मैं बधाई देना चाहूंगा कि आज इतना बड़ा महिलाओं का प्रतिनिधि है और एक साहसिक एक कदम है। जहां तक आपका प्रश्न था कि ये स्वास्थ्य मंत्रालय और भी जो विभाग जहाँ पे मंत्री काम नहीं कर पाए, तो ये तो हम लोग ये विदेशों में देखा, आप कह रहे हैं क्या इसी को आधार बनाया गया? कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल एक सरकार का एक है कि कहीं ना कहीं आकलन किया गया है और जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको प्रमोट किया गया है और जिनसे कहीं ना कहीं खामियां रह गई हैं तो उनको हटा के और उस संगठन के काम के लिए भेजा गया है। तो ये तो बहुत साहसिक कदम है। और जहां तक स्वास्थ्य मंत्रालय का आपने प्रश्न किया है, तो ये कहीं ना कहीं ये तो इस बात में कहीं ना कहीं अगर आप स्वास्थ्य मंत्री हैं तो आपकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि दूसरी लहर में हमने इतने लोगों को खोया, कारण चाहे जो भी रहे हो उस पे हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि वो लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो है कि ये जिस तरह हम स्कूलों में देखते हैं, कॉलेजों में देखते हैं, ये होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि हर साल होना चाहिए, कि हर साल काम का आकलन होना चाहिए और जो भी मंत्री अच्छा काम करें अभी हाल ही में उनको एक बैठक दी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से फीडबैक लिया गया था, 360 डिग्री पर वो बैठक की गई, ऐसे सवालात उसमें हुए, ऐसा निकल कर बाहर आया। मैं आपके पास आऊंगा सर। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ अगला सवाल लेकर। जो बात मैंने स्वास्थ्य को लेकर पूछी राजीव जी से, वही बात मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ शिक्षा को लेकर, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो थे वो बदले गए हैं। ये 5 मंत्रालय ऐसे मंत्रालय हैं जिसका चेहरा ही बदल दिया गया। अब चेहरा बदला है तो क्या इन मंत्रालयों का चाल चरित्र, जिस तरीके के सवाल उठते रहे, उसमें कितना बदलाव और कितनी बड़ी चुनौती है शिक्षा के मामले पर अगर देखा जाए? देखिए, शिक्षा भारतीय जनता पार्टी के पूरी उसकी राजनीति के जो आधार बिंदु हैं उनमें से एक रहा है कि हमको शिक्षा पे काम करना है। लेकिन ये सच है कि पिछले इस नई सरकार के बनने के बाद शिक्षा मंत्रालय जिन महाशय के पास था वहां कोई काम होता नहीं दिखा, चाहे वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के काम हो, चाहे एनसीईआरटी का काम हो। जो सबसे जरूरी काम था कि एनसीईआरटी को एक डायरेक्टर देना चाहिए, हम 3 साल में डायरेक्टर ही नहीं दे पाए एनसीईआरटी को। हम बात करते हैं कि परिवर्तन करेंगे, हम बात करते हैं कि हम चीजों को सुधारेंगे, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी का है उसका एक निदेशक नियुक्त नहीं हो पाया। इतने दिन सरकार चलते हो गए, लगातार बैठकें होती रही, लगातार काम होते रहे। तो शिक्षा मंत्रालय निश्चित तौर पर अगर बदला गया है तो इसके पीछे बहुत ही गंभीर कारण है। वो कारण सिर्फ ये है कि वहां काम नहीं हो रहा था। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां कई महीनों से कुलपतियों की नियुक्तियां लटकी हुई, वो नियुक्तियां नहीं हो पाई, विश्वविद्यालय खाली चल रहे हैं। रिसर्च के कई सेंटर्स हैं जो खाली चल रहे हैं, वहां कोई काम नहीं हो रहा है। इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च में ढेर सारे काम बाकी हैं, नहीं हो पा रहे हैं। फिलोसफिकल रिसर्च में ढेर सारे काम बाकी थे, खैर वो विभाग ही नहीं रहा। तो ऐसे ढेर सारी चीजें रही हैं। जो शिक्षा एक बुनियादी ढांचा तैयार करना है देश का, तो शिक्षा बहुत मूलभूत चीज है और वहां कोई काम नहीं हो रहा था। इस नाते वो परिवर्तन तो अवश्यंभावी था, उसको होना ही होना था। अब धर्मेंद्र जी वहां गए हैं और धर्मेंद्र जी को माना जाता है कि बहुत एनर्जेटिक और डायनेमिक पर्सनालिटी है। धर्मेंद्र जी ने पेट्रोलियम मंत्रालय में बहुत काम किया है, वो मंत्रालय उनको दिया गया है। इसका मतलब कि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं शिक्षा की जो काम होने थे वो नहीं हो रहे थे और वो बदला गया। प्राथमिकता में क्या होना चाहिए? अभी कोरोना काल है, पिछले 1.5 साल से तो बच्चे स्कूल गए नहीं, उनके लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन प्राथमिकता ये ऑनलाइन पढ़ाई और तात्कालिक आवश्यकताएं ये तो तत्काल की है ना, लेकिन जो बुनियाद बननी चाहिए शिक्षा की, अब जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को अगर आपको शुद्ध करना है, जैसे एक कविता वायरल हुई थी, एक बहुत मामूली टाइप की कविता थी जिसको एनसीईआरटी के सिलेबस में रखा हुआ है, आम वाली जो कविता थी और छोकरी आम बिन रही है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल था उसमें। उस तरह की चीजों की भरमार है एनसीईआरटी के सिलेबस में। आप छोटे क्लास से जाइए और इंटरमीडिएट तक जाइए और एनसीईआरटी के सिलेबस उठाइए। इतिहास की गलतियां हैं, विज्ञान की गलतियां हैं, समाज की गलतियां हैं, लिटरेचर के नाम पे जो कूड़ा वहां भरा हुआ है, आखिर वो कौन हटाएगा, कैसे हटाया जाएगा? तो वहां तो एक बहुत सक्षम निदेशक की आवश्यकता है। तो शायद तो प्रधान जी के कंधों पर एक तरह से राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी आ गई है। ये बुनियाद जब तक नहीं ठीक होगी, ये कोरोना आज है कल नहीं होगा, कोरोना रहेगा भी तो एक सामान्य जीवनचर्या चलेगी।
ये परीक्षाओं का टलना, सेमेस्टर का बनना, ये बात की बात है। मंत्रालय की जिम्मेदारी, और आप नए मंत्रालय में गए हैं प्रधान जी, और आज चर्चा पेट्रोल डीजल की भी है। मैं राजू जी के पास जा रहा हूँ, एक क्योंकि पेट्रोल डीजल भी सियासत के केंद्र में आज है और बेतहाशा कामों में हो रही है। राजीव जी, इसे कंट्रोल कर पाना नए चेहरे के साथ कितनी बड़ी ये चुनौती है, क्योंकि प्रधान जी तो चले गए उधर, उनसे अब शिक्षा को बेहतर करने, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इधर चुनौती तो पेट्रोलियम मंत्रालय में भी है। पेट्रोल डीजल के दाम लोगों के लिए परेशानी का सबब, विपक्ष के लिए हथियार बन रहे हैं। जी, जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि संजय जी ने बताया कि जो कोरोना जो है, कोरोना आज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व को इसने आर्थिक तौर पे इसको तोड़ दिया है, और हर जो देश है वो अपना पुनर्निर्माण के लिए, एक तरह से कहें तो पुनर्निर्माण के लिए प्रयास कर रहा है। तो अब इसमें ये है कि हम पूरी जिम्मेदारी हम सरकार पे भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि आप बताइए, अगर मान लीजिए कोरोना में 20 लाख करोड़ सरकार द्वारा दिया गया और इतने हम लोगों ने परेशानी का सामना किया, और अभी भी तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए हमें पूरा तैयार होना है। तो उसके लिए फंड, क्योंकि सरकार, कोई भी सरकार जो है बिना फंड के नहीं चल सकता है। कोई भी सरकार हो, तो उसमें अगर मान लीजिए हम पिछले 1.5-2 सालों से हम सभी जैसे कि घर में बैठे हुए हैं, जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं बिकॉज कोरोना के कारण है, तो क्या होता है, सरकार का रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। तो सरकार का रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, तो सरकार की भी ये परेशानी होती है कि मैं जैसे कल ही बात कर रहा था कुछ अधिकारियों से, तो पता चला कि टीएडीए सब चीज बंद कर दिया गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए। तो जहां तक ये पेट्रोल का है, पेट्रोल का जैसे कीमत है काफी ज्यादा हो गया है, और डीजल पेट्रोल लगभग बराबर हो गया है, रसोई गैस भी इतना ज्यादा हो गया है। इसी पर ले लेते हैं, उन्होंने प्रधान जी का जिक्र किया, उनकी काबिलियत का जिक्र किया। संजय तिवारी जी, इस पेट्रोलियम मंत्रालय को किस तरीके से आप देखते हैं, संक्षेप में सर? देखिए, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इस समय एक ऐसे हाथ में दी गई है जो बड़े सक्षम प्रशासनिक अफसर भी रहे हैं, पुरी साहब, और पुरी साहब को प्रमोट किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इससे पहले उनके पास था, और उनके कार्यों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तो देखा है। नो डाउट कि उड्डयन के क्षेत्र में भारत ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। नए हवाई अड्डों के बनने से लेकर नए जहाजों तक के आने तक बहुत अच्छा काम हुआ है उड्डयन मंत्रालय में। हरदीप पुरी साहब एक बेहतर प्रशासनिक अफसर हैं, और ग्लोबल परिदृश्य को वो समझते हैं, जानते हैं, खूब ठीक से जानते हैं। तो अगर पुरी साहब को वहां भेजा गया है, तो मैं समझता हूं कि पुरी साहब उड्डयन मंत्रालय, उसमें पेट्रोलियम मंत्रालय में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आज जो ये चीजें आई हैं, रोज 35 पैसे, 40 पैसे, 2 रुपए, 1 रुपए, 1.5 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे आपके जेब पे इसका भार आ रहा है, और खाली हमारे आपके जेब पे नहीं आ रहा है। ये इससे खेती भी प्रभावित हो रही है, इससे उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है, इससे यात्रा भी प्रभावित हो रही है, सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। हर आदमी इससे कहीं ना कहीं लपेटे में है। एक आदमी जो मोटरसाइकिल लेके दिन भर दौड़ता है, पहले उसका काम 50 रुपए में चल जाता था, वो 150 रुपए खर्च करना पड़ता है, 3 गुने का अंतर आ गया है। तो ये चीजें तो हैं, इसको मेंटेन भी करना है। अब ये पुरी साहब की जिम्मेदारी है कि इन चीजों को वो कैसे रोकते हैं, और मुझे लगता है कि पुरी साहब बेहतर नियंत्रण कर पाएंगे इस पर। मसला तो रोजगार का भी है सर। मुद्दा तो अगर देखेंगे तो कोरोना काल में तो कमरी टूट गई, तमाम लोग बेरोजगार हो गए। उसके बाद बिल्कुल भी सियासत होती रही है। राजीव सिंह साहब, श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारियों को आप किस तरीके से देखते हैं, और कितनी बड़ी चुनौती है जो 21वीं सदी में हम हैं, और ऐसे में रोजगार को लेकर सियासत देश में होती है, नौजवान भटकता है पढ़ लिख कर, उन सबके बावजूद भी। राजीव जी, नए मंत्री नई सोच के साथ आए होंगे। जी, रोजगार भी जो है आज के डेट में, उससे पहले मैं रोजगार पे कुछ बोलने से पहले मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा हरदीप पुरी जी के बारे में। जैसा कि आपको, हम लोग सबको मालूम है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा बन रहा है दिल्ली में, और वो हरदीप पुरी साहब को पास वो जिम्मेदारी दी गई है। तो वो हरदीप पुरी साहब जो है मोदी जी के पुराने विश्वास पात्र रहे हैं, और इससे पेट्रोलियम के दाम जो बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल में करने के लिए, उसको सही काम करने के लिए कितनी गंभीर सरकार है, इससे इसी बात से अंदाजा लगाना चाहिए कि हरदीप पुरी जी को वहां पे लाया गया है, क्योंकि वो उनको सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सेंट्रल विस्टा उनको दिया गया है। अब बात आपने जो प्रश्न पूछा रोजगार में, श्रम मंत्रालय में आजकल के जो रोजगार है, ये तो गंभीर, जी काफी गंभीर विषय है, कि क्योंकि पिछले कोरोना के काल में कई सारे लोग रोजगार विहीन हो गए हैं, काफी खासकर जो मध्यम और निम्न वर्ग है। सरकार काफी प्रयास कर रही है कि उनको, जिससे कि घोषणा हुआ है कि नवंबर तक उनको राशन दिया जाएगा, 3 टाइम का दिया जाएगा, लेकिन इससे जो कोरोना से जो है वो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग जो है उनका कमर टूट गई है। जो रेहड़ी लगाते हैं रोड किनारे, जो दुकान लगाते हैं,
वो कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए सरकार ने कई सारी स्कीम लाई है, उनको स्किल डेवलप किया जा रहा है ताकि उनको रोजगार की बुनियादी उनको सिखाया जा रहा है। और सरकार ने जी इसमें कई बुनियादी इनको योजनाएं ला रही हैं, जिनको कि जो तो उन जरूरतमंद है सब के जी उनको, तिवारी जी जो उन सबके जरूरतमंद पास है। वो एक रिएक्शन चाहिए। ये बदलाव तो हो रहा है, लेकिन संतोष गंगवार जी को क्यों जाना पड़ा? क्या वो बदलाव काम नहीं कर पाया जमीनी स्तर पर, और कोरोना काल में वो विश्वास लोगों तक नहीं पहुंच पाया जो प्लानिंग हो रही थी, जो प्रोसेसिंग हो रही थी? संजय तिवारी जी, क्या ये समझा जाए कि चुनौती बड़ी है? और गंगवार साहब को नए नेता तो थे नहीं, बहुत पुराना अनुभव रखते हैं। जी, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि पिछले 2 वर्षों में कई लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। रेहड़ी वाले या बिल्कुल निम्न मध्यम वर्ग तो फ्री का राशन पा रहा है और वो नवंबर तक पाएगा, उसको मिल रहा है। मैं बहुत से ऐसे परिवारों को, लोगों को जानता हूं कि उनके यहाँ एक्सेस राशन हो जा रहा है, वो राशन बेच देते हैं। गांव में आप चले जाइए, राशन बेचने वालों की कतार लगी होगी कोटे की दुकानों पर। सरकार पता नहीं इस पर क्या नजर रखती है, नहीं रखती है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमने देखा है कि जिनके घर में मान लीजिए पहले 35 किलो अनाज जाता था, अब 70 किलो जा रहा है, तो 70 किलो तो वो खाएगा नहीं, तो वो तो उठा के उसी कोटेदार को बेच दे रहा है और उसका एक अलग बिजनेस चल पड़ा है। ये निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के लोग हैं। अब वे लोग जो प्राइवेट नौकरियां किया करते थे, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 की नौकरी वो किया करते थे, उनकी नौकरियां चली गई। वो गांव भी छोड़ चुके, वो शहर में आके एक मकान लेके रहते थे, परिवार के साथ रहते थे, बच्चे पढ़ते थे। 25,000 से लेके 40,000 तक का रेंज उनका नौकरी का होता था। वो नौकरी अचानक चली गई। अब अचानक जाने के बाद वो कहाँ जाए? वो तो मध्यम वर्ग में भी नहीं है, निम्न वर्ग में भी नहीं है, उसका कोई राशन कार्ड भी नहीं है। खास बात यह है, उसको फ्री का राशन भी नहीं मिल रहा है, परिवार का स्टैंडर्ड वैसे ही मेंटेन करना है। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और वो लोग वास्तव में सरकार के बनने में, बिगड़ने में, सरकार के बातों को जनता तक पहुंचाने में, स्वयं को दिखाने में बहुत ज्यादा उनका रोल होता है। वो यूथ होते हैं, मैक्सिमम युवा होते हैं, वो मैक्सिमम 25 साल 30 साल से लेकर 40 साल तक के लोग होते हैं। और वे सारे लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनके परिवार बेरोजगार हो गए हैं, जिनको फ्री का राशन भी नहीं मिल रहा है, नौकरी भी जा चुकी है, या नौकरी बची है तो 30%, 35%, 40% सैलरी काट के मिल रही है। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप मीडिया इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, या इंटरटेनमेंट उठा के देख लीजिए, कम्युनिकेशन उठा के देख लीजिए, क्या दुर्दशा है। बड़े बड़े अखबारों में एक एक दिन में 200-200, 300-300 लोगों का एक्सपेल्शन हुआ है। अभी हाल में एक बड़े अखबार ने 200 लोगों को एक दिन निकाला है। अब बताइए, 200 लोग जो एक दिन निकाले गए वो कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी पाएंगे? और वो तो फ्री राशन कार्ड भी उनके पास नहीं है। ये तमाम चुनौतियां हैं, इनसे निपटना होगा। बहुत बड़ी चुनौती है। ये देखिए, सैद्धांतिक चीजें बात करना एक अलग चीज है, समाज में जो घट रहा है उसका सामना करना अलग चीज है। इस समय वही सफल हो पाएगा जो समाज में घटते हुए को नियंत्रित करे। संतोष गंगवार जी का अनुभव तो था, लेकिन इस घटती हुई प्रक्रिया, जो घटनाएं घट रही हैं, इनको नियंत्रित कर पाने में वो असफल है। मोदी जी ने अगर अनाउंस बयान भी उनके थोड़ा कभी कड़वे होते थे। हाँ बिल्कुल। अब आप रिएक्शनरी बयान दे रहे हैं, आप लोगों के घावों पे मरहम लगाने की बजाय आप ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि जैसे आप क्या हैं। तो भाई, जनता में भी नाराजगी जाएगी, सरकार में भी नाराजगी जाएगी, और अल्टीमेटली नायक ही जिम्मेदार होता है, टीम का लीडर ही जिम्मेदार होता है। आखिर हम सारे लोग इसको टीम मोदी कह रहे हैं ना, इस पूरी टीम को। तो टीम मोदी जब बन गई तो जो भी गलती करेगा उसकी जिम्मेदारी मोदी जी के ऊपर जाएगी। वो तो एक सवाल मोदी जी पर तैर भी रहा है तिवारी सर, तो आप देख रहे होंगे कि वो सवाल भी तैर रहा है, वो की जिम्मेदारी किसकी आखिर करके, किसकी है, और किसको इस्तीफा देना चाहिए, किसको बाहर जाना चाहिए, किसको इस्तीफा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हर्षवर्धन जी, वक्त कम बचेगा मेरे पास, एक और मंत्रालय रह गया, मैं उसको लेकर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। राजीव सिंह साहब, रेल मंत्रालय भारत की रीढ़, जो मध्यम वर्ग है, गरीब तबका है, उसके लिए रेल की क्या परिभाषा है ये बताने की जरूरत नहीं है। उन सब के बावजूद भी रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी अब नए चेहरे के कंधों पर, पीयूष गोयल साहब का मंत्रालय बदल दिया गया। अब किस तरीके से आप इस मंत्रालय को देखते हैं, इसकी चुनौतियों को आप देखते हैं? आखिर बुलेट ट्रेन का सपना भी देश देख ही रहा है। जी, रेल मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं वो काफी अनुभवी हैं, उनका इतना अच्छा अनुभव है। वो IITN है, IAS है, उसके बाद वो अभी उनको रेल मंत्रालय जिम्मेदारी दी गई है। और अभी रेल मंत्रालय अभी क्या है कि हम लोग आधुनिकता पे हम लोग जोर दे रहे हैं, बुलेट ट्रेन का ही
हम लोग मेट्रो कई शहरों में खोल रहे हैं, बुलेट ट्रेन चलाया जा रहा है। और अभी जो कोरोना काल में जो, जैसा कि हम लोग को मालूम है कि अभी ट्रेन पूरी तरह सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई है। तो ये रेल मंत्रालय जो नए मंत्री के आने से मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नए मंत्री हैं उनका जो प्रशासनिक और जो एकेडमिक जो अनुभव है वो रेल मंत्रालय को सुचारू रूप से उसको एक्सपेंड कर पाएंगे। और जो नए नए हम जो वेस्टर्न कंट्रीज को, जो जापान को देख के जो हम बुलेट ट्रेन जो हम लाना चाह रहे हैं, जिससे कि दो शहरों के बीच में दूरी कम होगी, जिससे कि हमारा और विकास होगा और बिजनेस बढ़ेगा, उसमें मुझे लग रहा है कि नए जो रेल मंत्री आए हैं उनको पूरी सफलता मिलेगी। ऐसा मेरा व्यक्तिगत संजय संजय तिवारी सोच जी, में आप ऐसा भी लग क्या रहा यही है। सोच रखते हैं ऐसा कुछ अलग? क्योंकि सवाल सिर्फ आज नहीं है, भारतीय रेल को लेकर तो हमेशा सवाल होते रहे हैं, हालांकि भरोसा भी उसी रेल पर है और सवाल भी उसी रेल को लेकर होता रहा है। देखिए, भारतीय रेल भारत का प्राण तत्व है, लाइफ लाइन कहा जाता है इसको भारत का। और भारत की 80% जनता के लिए ट्रेन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे वो यात्रा करती है। दूसरी बात कि यात्रियों के लिए जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ट्रेन माल भाड़े के लिए। ट्रेन की मुख्य आय का स्रोत माल की ढुलाई से निकलने वाला भाड़ा है, और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई भी सामान कितनी जल्दी, कितनी द्रुत गति से पहुंच रहा है, डिलीवर कितना आसानी से हो रहा है। आपके ट्रैक जितने पुराने हैं, जब तक नए ट्रैक नहीं आप बिछाएंगे, आपके ट्रैक जब तक सुधारे नहीं जाएंगे, तब तक ट्रेनें उस अवस्था में नहीं आ पाएंगी जितने लाभ की आप उम्मीद कर रहे हैं। आज से 70 साल पहले जब 30 करोड़ की आबादी इस देश की थी, उस समय के बिछे हुए ट्रैक, नए ट्रैक भी हम बिछाए हैं तो अभी उस अवस्था में नहीं है कि बहुत फास्ट ट्रेनें उस पर चल सकें। तो रेल का काम तो एक तरह से समझ लीजिए नए भारत के निर्माण का काम। अब नए भारत के निर्माण के लिए जितना एनर्जी चाहिए, जिस लेवल की प्लानिंग चाहिए, जिस लेवल की प्रशासनिक दक्षता चाहिए, अगर वर्तमान जो रेल मंत्री बनाए गए हैं वो आईएएस हैं, आईटीएन, अभी राजीव जी ने बताया आईटीएन भी हैं, आईएएस भी हैं, एमबीए भी हैं, और उनका एक बड़ा अनुभव देखा गया है। तो ये एक प्रयोग है। अभी कितनी इस पे सफल होंगे, वो कितने असफल होंगे, आज कहना बहुत कठिन है। एक प्रयोग है, एक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री। हाँ जी बिल्कुल, ये कितना सफल हो गए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर राजीव सिंह मैं आपसे चाहता हूँ। अब राजनीतिक विश्लेषक है, मैं राजनीतिक तस्मे से इस मंत्रिमंडल विस्तार को देखना चाहूँ तो ये कहाँ फिट होता है? ये 2021 है, उसके बाद 2022 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2024 पर नजर तो नहीं, किस तरीके से सियासी चश्मे से देखा जाए जिसमें गणित बिल्कुल बनाया ये गया है? बिल्कुल जैसा कि मैंने जी बोलिए। जी, जैसा कि मैंने कहा आपको पहले कि ये बहुत ही साहसिक कदम है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सभी राजनीतिक दल हैं, अभी आगे आने वाले समय में अगले वर्ष 5 वर्षों में चुनाव है, और अभी यूपी का चुनाव भी अब और सबसे बड़ा इसमें राज्य है, और कहते हैं कि दिल्ली की रास्ता यूपी से होते हुए जाता है, और 2024 में भी चुनाव है। तो ये बिल्कुल है, इसमें जिस तरह से इस राज्यों से मंत्री बनाए गए हैं और जिस तरह से जातीय संतुलन बनाया गया है, ओबीसी से एससी एसटी, और 24 ओबीसी मंत्री लिए गए हैं, 12 एससी लिए गए हैं, 11 एसटी। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बिल्कुल इस मंत्रिमंडल में अगले वर्ष जो चुनाव हो रहे हैं 2024 में नजर है। हाँ, 2024 की तस्वीर बदल पाएगी, तस्वीर क्या होगी उसको लेकर भी इस कैबिनेट को देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, संजय तिवारी जी और डॉक्टर राजीव सिंह साहब। तो स्थिति आज ये है कि जिन मंत्रालयों का हमने जिक्र किया, हालांकि हर मंत्रालय पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मौजूदा वक्त में जब कोरोना की लहर आई पिछले 1 डेढ़ साल 2 साल आप कह सकते हैं, तब से लेकर ये 4-5 मंत्रालय ऐसे हैं जिन मंत्रालयों पर सबसे ज्यादा दबाव रहा, प्रेशर रहा, लोग इन पर नजरें गड़ाए रहे, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो, श्रम मंत्रालय हो, पेट्रोलियम मंत्रालय हो या अपना भारतीय रेल मंत्रालय हो। और यहीं पर सबसे ज्यादा चुनौतियां अब भी हैं। चेहरे बदल गए हैं, नए लोगों के कंधों पर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है, चुनौतियां और ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इन चुनौतियों से कैसे नए मंत्री, नए चेहरे, नई ऊर्जा के साथ पार पाते हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।